So hello ladies and gentlemen. So this is a paper of NDA 2026 first, which was held in April. So today we are going to do this simple. हमें ये देखना है कि क्वेश्चन पेपर जो है हमेशा प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही दे रहा है, टॉपिक्स भी वही रिपीट हो रहे हैं, तो हमें बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को देखना है और एक्यूरेसी पे मेन हमें फोकस रखना है। जो से क्वेश्चन के बारे में हमें नहीं पता है हमें उसमें रिस्क नहीं लेना है और उस क्वेश्चन को हम छोड़ सकते हैं। सो यहाँ से हमारा जीएस पार्ट स्टार्ट होता है। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे 76। सो इफ x इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड y इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो अब जिस बच्चे को न्यूक्लियॉन्स के बारे में नहीं पता है वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। और उसने एक सल्फर के बारे में बताया है कि सल्फर के ऊपर जो है 2 माइनस लगा हुआ है 32 और 16। तो एक बेसिक अरेंजमेंट है सल्फर की, जिसमें हमें ये देखना है कि जो सल्फर है उसमें जो 32 है वो क्या है और 16 क्या है। तो बेसिकली जो 32 है वो हमारा मास नंबर रहता है और 16 हमारा एटॉमिक नंबर है। और जिसके अंदर जो 2 माइनस लगा हुआ है, इस 2 माइनस का मतलब है गेनिंग। जब गेन करेगा तो माइनस आएगा, जब लूज करेगा तो पॉजिटिव आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स भी पता होंगे, ओके, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स पता होंगे तो हम डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो हमारे एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं, बट जिसको 2 माइनस के बारे में पता है वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो 16 + 2 दैट इज 18। तो आंसर हमारे इन दोनों में से है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा प्रोटॉन्स है इसमें छिपा हुआ है और न्यूट्रॉन्स भी इसमें छिपा हुआ है। तो डेफिनेटली जो हमारा न्यूक्लियस रहेगा वो 32 रहेगा। तो आंसर इज सी। तो क्वेश्चन इस हिसाब से डिज़ाइन कर रखा है कि हमें ये जरूर समझना होगा कि जितने भी मास नंबर, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स और ये 2 - 2 + जितने भी आते हैं, हमें इनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। डेफिनेटली हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल बेसिक्स की है तो हम ये क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। A non-volatile solid solute may be separated from a solution by which of the following processes? अब इसके अंदर ये मतलब हो गया, वॉलेटाइल मतलब कमजोर या फिर जो घुल जाए। नॉन वॉलेटाइल मीन्स सॉलिड सल्यूट, मीन्स कि ऐसा सॉलिड सल्यूट बिना घुलने वाला, वो हम क्या इन दोनों प्रोसीजर से अटेन कर सकते हैं कि नहीं। सिंपल सी बात है। अब हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हमारे को बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, तो जब अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्या हमें ज़्यादा डीप नॉलेज दे डोंट डिमांडिंग। ओके, सो अगर हम इवेपोरेशन करते हैं, अगर हम हम गुजरात में मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, तो गुजरात में जो हमारा सी वाटर है, अगर मान लो वो इवेपोरेट हो जाता है तो हमारे पास क्या सॉलिड सॉल्यूट बचेगा? डेफिनेटली बचेगा। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कूलिंग करना। अगर हम किसी चीज़ को कूलिंग करते हैं डेफिनेटली क्रिस्टल फॉर्मेशंस होंगे। ओके, तो क्रिस्टलाइजेशन भी बिल्कुल ठीक रहेगा, इवेपोरेशन भी बिल्कुल ठीक रहेगा। कभी भी अपनी तरफ से नेगेटिविटी क्रिएट मत करना, ठीक है, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन जो है हमें बेसिक फंडा पता है, क्रिस्टल्स सॉलिड बन जाएंगे, कूलिंग होएगा। तो
किसी भी बच्चे को इतना डीप नॉलेज नहीं होगा कि उसको क्रिस्टलाइजेशन का डीप नॉलेज होगा, बट हाँ इवोपोरेशन में आपको ध्यान से देखना है कि इवोपोरेशन की जगह वो कुछ और दे देगा जो सुना सुनाया है, उसमें गलती कर सकता है। बट क्रिस्टलाइजेशन एक बहुत डीप मीनिंग हो सकता है, डीप मीनिंग, और हमें इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा, तो इसलिए हमें क्रिस्टलाइजेशन को बिल्कुल रॉन्ग नहीं करना है। इवोपोरेशन में गलती कर सकता था वो, इवोपोरेशन की जगह कुछ और हल्का वर्ड दे देता, तो हमें वो ध्यान से देखना। इवोपोरेशन हमें पता है इसलिए हमने ये चीज़ करी है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब हमें ये टॉपिक दे रहा है कि आपको क्या ऑक्सीडेशन का नॉलेज है। हो सकता है अगली बार रिडक्शन दे दे, ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये हमारे टॉपिक्स हो जाते हैं इसके अंदर जो हमें करने होंगे। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो और जिसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ओके, तो ये बेसिक केमिस्ट्री को शो कर रहा है। अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन करेगा तो वो उसमें ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलके, अगर ऑक्सीडेशन मतलब जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है डेफिनेटली, तो आयरन है रस्टिंग क्यों होती है, क्योंकि उसने ऑक्सीजन लिया है, तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन हो गया। फ्यूल तभी जलेगा जब उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स मतलब सड़ जाना, ऑयल जब हमारे ख़राब हो जाएंगे, तुमने बाहर खुले में छोड़ दिया तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा। सेम फ्रूट्स है, ब्राउनिंग क्यों हुई, क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में थे। ओके, तो हमारा ये चीज़ ठीक हो जाएगी, तो आंसर इज हमारा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following forms of the carbon is thermodynamically more stable। अब कोई चीज़ है स्टेबिलिटी की बात करता है, ठीक है, तो अगर हम जनरल से यूज़ करें, हमें पता है कि ग्रेफाइट और डायमंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो टॉपिक्स का रिपीटेशन होता है तो आंसर इन दोनों में से होना चाहिए। फ्लोरेंस के बारे में अभी इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी क्योंकि इसने अलग से डाला हुआ है ये, ठीक है, तो हम कभी इसके बारे में पढ़ते भी नहीं है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, जिसको डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पता है वो डेफिनेटली इस चीज़ को कर लेगा। अब अब हमारे पास मोस्ट स्टेबल का मतलब है कि वो जोग्राफिकली या कुछ और चीज, थर्मोडाइनमिकली मतलब अगर उसके अंदर हम हीट वगैरह का ट्रांसफ़र करें या उसको हीट के रिस्पेक्ट में हम देखें तो उसके अंदर कोई खास चेंजेस नहीं आने वाले। ओके, कोल है, कोल हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं कह सकते हम लोग, कोल से हमें एनर्जी मिल रही है, उससे स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है। डायमंड है, हाँ डायमंड हम स्टेबिलिटी के बारे में कह सकते हैं कि हो सकता है, ग्रेफाइट भी हो सकता है। तो डायमंड के केस के अंदर हमें ये देखना होगा कि अगर हम डायमंड को जलाएं, उसको बर्न करें, तो एक टाइम के बाद वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकता है, वो ब्लैक हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे टेक्निकली मेटा स्टेबल। और जो ग्रेफाइट है उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन है वो जीरो है। और तो स्टेबिलिटी के मामले में ग्रेफाइट हम नॉर्मली वे में यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है, पेंसिल्स में यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल है तभी तो यूज़ कर पा रहे हैं, नहीं तो अगर हमें खतरा हो उस चीज़ से तो हम वो चीज़ें क्यों यूज़ करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अब देखो देखो क्वेश्चन हमें ये देखना होता है कि
ज़रूरी नहीं है कि उसके बारे में हमें खास नॉलेज हो, बट वो ऑप्शन ज़रूर ऐसे सेट कर रहा है कि हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, अ कोलाइड एंड सस्पेंशन आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। सस्पेंशन हो या कोलाइड हो, तो तुम्हें लगता है कि इसके अंदर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस होगा? क्योंकि अगर मान लो सस्पेंशन भी होगा तो उसके अंदर कुछ तो है ना भाई। अगर हेट्रो मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, और अलग अलग चीज़ें हैं तो डेफिनेटली इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बेसिक कॉन्सेप्ट। होमोजीनियस मतलब जो बिल्कुल अच्छे से घुल चुकी है, निकालना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल ही है लगभग। कोलाइड्स कैन बी सेपरेटेड। अभी प्रोसीजर बता रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से कोलाइड सेपरेट हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं। ओके, अब पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड एंड सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, ये है बेसिक। अब इसने यहाँ पे गलती कर दी कि भाई कोलाइड जो सस्पेंशन है, भाई दूध के अंदर अगर मक्खन है तो क्या हम उसको नेक्ड आई से देख सकते हैं? डेफिनेटली इसमें कुछ दिक्कत है, मतलब थर्ड हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो अगर हमारा थर्ड रॉन्ग, ये वाला थर्ड रॉन्ग, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। और हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि फोर्थ स्टेटमेंट है क्या। पढ़ लेते हैं। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, हाउएवर द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर शोज टिंडल इफेक्ट। तो हमें ये पता ही है, हाँ जी, जो मिक्सचर है वाटर का मिल्क का, वो टिंडल, क्योंकि अगर हम मिल्क पे या वाटर पे दूध डालेंगे, मतलब अगर हम टॉर्च से उसको देखेंगे और उसके अंदर हम मिट्टी डाल दें यहाँ पे, तो हमें वो पार्टिकल्स दिखाई देंगे, डेफिनेटली वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो हमें ये देखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट्स अबाउट एसिड एंड बेस, और कुछ थ्योरीज दे दी हैं। तो ये हमने 10th में पढ़ा हुआ है, जिसने 9th 10th की किताबें अच्छे से पढ़ी हुई है, तो वो डेफिनेटली इसको कर सकता है। एसिड्स आर द सब्सटेंस दैट dissociate in water to give hydrogen, and bases are the substances that produces